Hello friends, now today we'll start the last chapter of our unit waves. हम waves unit कर रहे थे और waves unit के हमने पहले 2 चैप्टर कर लिए हैं और अब हम तीसरा और आखिरी चैप्टर इसका आज से स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश करेंगे एंड दैट चैप्टर इज साउंड वेव्स. We'll start sound waves from today onward. देखिए ये जो वेव्स यूनिट है हमने इसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. पहला चैप्टर हमने पढ़ा था SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. In that chapter we had studied about to and fro motion. All the concept and fundamentals involved with to and fro motion and a special case of to and fro motion, that is simple harmonic motion, and that is the motion of any particle during wave motion. जब wave motion होती है तो किसी भी पार्टिकल की जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और उस मोशन के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा. फिर हमने यह बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव. वेव भी 2 तरह की होती है, एक तो ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव. जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा जो कि सेकेंड चैप्टर था दैट वाज वेव्स एंड ऑसिलेशन और वेव्स इन स्ट्रिंग. इन दैट चैप्टर वी हैड स्टडीड अबाउट ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव. ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव से रिलेटेड सारे कंसेप्ट और फंडामेंटल्स हमने समझे थे. जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एंड देन फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव. वह सारी बातें हमने समझी. और अब हम वेव्स का जो दूसरा टाइप है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं इन दिस चैप्टर साउंड वेव्स. इन फैक्ट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. तो इस चैप्टर में हम एक तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ साथ में साउंड वेव्स के बारे में भी पढ़ेंगे. साउंड वेव्स के साथ में ही मैं लिखता हूं अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. देखिए लेट्स रिकॉल व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. हमने पहले एक बार लॉन्गिट्यूडनल वेव के का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. मैं उस बेसिक इंट्रोडक्शन को फिर वापस दोहराता हूं और वहीं से फिर कंटिन्यू करूंगा. जस्ट इमेजिन द 2 रिजिड सपोर्ट एंड अ स्प्रिंग टाइटली हेल्ड बिटवीन दिस 2 रिजिड सपोर्ट. यह दोनों रिजिड सपोर्ट है और इन दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में यह स्प्रिंग है जो कि टाइटली इन दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में बंधी हुई है. जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन. यह और यह 2 रिजिड सपोर्ट किसी सेपरेशन पर और इन दोनों के बीच में हमने स्प्रिंग को तान के टाइट करके बांध दिया. अब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग का कोई सा भी हिस्से को इस तरह से हम पकड़ते हैं. अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग हम उसे डिस्प्लेस करते हैं, इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं और इस तरह से डिस्टर्ब करके हम उसे छोड़ देते हैं. कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें दिखेगी इस फिनोमेना के दौरान जब हम ऐसा कर रहे हैं. इस तरह की सिचुएशन दिखेगी. इस तरफ स्प्रिंग के इस तरफ हमें कंप्रेशन दिखेगा और जहां हमने पकड़ा है उसके बाद इधर हमें स्प्रिंग ऐसे तनी हुई दिखेगी. हमने स्प्रिंग के इस हिस्से को पकड़ा है और इस तरह से इसको डिस्प्लेस करा है. नाउ अब जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे, द मोमेंट वी रिलीज, जस्ट ट्राई टू इमेजिन द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल और द मोशन इन द स्प्रिंग. जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे स्प्रिंग का यह पार्टिकल इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा.
मैं इस मोशन को दिखाने के लिए कलर चेंज करता हूं। स्प्रिंग का यह पार्टिकल इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जबकि स्प्रिंग का यह पार्टिकल इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। यह पार्टिकल इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और इस तरीके से हम स्प्रिंग के अलग अलग पार्टिकल्स के टू एंड फ्रो मोशन देखेंगे। वी विल ऑब्जर्व टू एंड फ्रो मोशन लाइक दिस। Once again, we disturbed a particle on the spring. Spring एक मीडियम है, इस मीडियम में हमने एक पार्टिकल को सिलेक्ट करा और हमने उसे डिस्टर्ब करा। उसे डिस्टर्ब करते समय हमने उस पार्टिकल के अंदर कुछ एनर्जी डाली, और डिस्टर्ब करके एनर्जी डाल के हमने उसे छोड़ दिया। जब हम उसे डिस्टर्ब कर रहे थे उस समय हमने उसमें एनर्जी जो डाली वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रही, और जैसे ही हमने उसे छोड़ा वह एनर्जी, हमारे द्वारा डाली गई एनर्जी पूरी स्प्रिंग में उसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्पर्स हो गई, फैल गई। हमने एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करा और डिस्टर्बेंस उस स्प्रिंग में अलोंग द लेंथ फैल गया। हर पार्टिकल डिस्टर्ब होने लगा, हर पार्टिकल के पास में कुछ वेलोसिटी आ गई। Once again we used to say that we have generated some wave in the spring. हमने स्प्रिंग में कुछ वेव जनरेट कर दी है, and those waves are traveling along the length of the spring. हमने जो वेव जनरेट करी है, that wave is traveling along the length of the spring. We used to say that wave have got some velocity, and that wave velocity is v. Now during this wave motion, जब यह वेव इस स्प्रिंग की लेंथ के along ट्रेवल कर रही है, during that motion any particle on the spring is moving, that particle have got some velocity, and the particle velocity is also along the length of the spring. We used to say that any particle on the spring have got some velocity, and at any instant particle velocity is Vp, and the wave velocity is parallel to पार्टिकल वेलोसिटी। इस सिचुएशन में किसी भी समय पर किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, दैट इज कोलिनियर विद द वेव वेलोसिटी। सच वेव इन द स्प्रिंग इज टर्म्ड एज longitudinal wave. This is the condition of longitudinal wave. हम कहते हैं longitudinal wave में particle की velocity it's always collinear with wave velocity or parallel with wave velocity or anti-parallel with wave velocity. Now, मैं एक सिचुएशन और आपको रिमाइंड कराता हूं, रिकॉल कराता हूं. जस्ट इमेजिन a tube filled with air. Right now it's open at both the ends. This is a tube having some finite length and on both sides it's open. Now I fix or I mount a airtight piston on this end of the tube. ट्यूब के इस एंड पर मैं एक एयर टाइट पिस्टन माउंट कर देता हूं. दिस पिस्टन वुड नॉट लेट एनी एयर टू पास अक्रॉस इट. नाउ व्हाट आई डू, till the piston is stationary, till there is no movement, till there is no disturbance, the pressure would remain uniform within the tube. यह ट्यूब जो कि
ओपन है दोनों तरफ, जब तक कि हम पिस्टन को बिल्कुल स्टेशनरी रखे हुए हैं तब तक ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा। ट्यूब के अंदर एयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वह फ्रीली रैंडम मोशन करते रहेंगे, जैसा हमारे चारों तरफ इस समय एयर की सिचुएशन है वह होगी। नाउ व्हाट आई डू, आई स्टार्ट oscillating this piston, I start giving to and fro motion to the piston। हम इस पिस्टन को इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन देने लगते हैं। इसे पहले ट्यूब के अंदर पुश करते हैं, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लाते हैं, फिर पीछे ले जाकर फिर इस तरीके से हम इस पिस्टन को टू एंड फ्रो मोशन देने लगते हैं, ऐसे ऐसे। नाउ जब हम इसे टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से देने लगेंगे, नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, जब हम इस पिस्टन को ट्यूब के अंदर जैसे ही प्रेस करेंगे, वैसे ही जब हमने इस पिस्टन को ट्यूब के अंदर प्रेस करा तो यह पिस्टन इट वुड इंक्रीज द प्रेशर विद इन द ट्यूब, और जब हम इस पिस्टन को फिर वापस खींचेंगे तो उस समय फिर वापस खींचने से वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। वी आर ऑल्टरनेटली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर विद इन द ट्यूब। द मोमेंट वी प्रेस इट, द एयर नियर द पिस्टन would be compressed, there would be a high pressure zone created within the tube, and that zone of high pressure is termed as compression। जब हम पुश कर रहे हैं, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, हम हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर रहे हैं, और वह हाई प्रेशर जोन कंप्रेशन कहलाता है। एंड द मोमेंट वी पुल बैक this piston, we are increasing the volume momentarily in that zone, in that region. We are creating the zone of low pressure. Low pressure as compared to the ambient pressure, as compared to the pressure all around us. हम एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करें, एंड दैट लो प्रेशर जोन इज टर्म्ड एज रेयरफैक्शन। वी आर ऑल्टरनेटली क्रिएटिंग द जोन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। व्हेन एयर इज कंप्रेस्ड, व्हेन देयर इज हाई प्रेशर, इट्स टर्म्ड एज द जोन ऑफ कंप्रेशन। व्हेन द प्रेशर इज रिलीज, द प्रेशर इज डिक्रीज, द जोन ऑफ लो प्रेशर, that is termed as rarefaction. We are alternately creating compression and rarefaction, and those compression and rarefaction, they used to travel along the length of the tube. हमने यह जोन ऑफ कंप्रेशन क्रिएट करा, यह जो जोन ऑफ कंप्रेशन है यह इस तरीके से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। दिस इज द जोन ऑफ कंप्रेशन, और यह जोन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यह ट्यूब की लेंथ के अलोंग आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से। दिस इज द जोन ऑफ कंप्रेशन और हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन।
and this is the zone of rarefaction. This is rarefaction or low pressure zone. And this zone of compression and rarefaction, they are moving along the tube with velocity v. अब इधर हम एक बात बताएं, at any instant if we look at the air molecule, at any instant यदि हम एयर मॉलिक्यूल की तरफ ध्यान दें तो एयर मॉलिक्यूल आगे नहीं जा रहा है. हम ऐसा नहीं कह रहे कि एयर मॉलिक्यूल आगे की तरफ बहने लग गया. एयर मॉलिक्यूल, किसी भी एयर मॉलिक्यूल की तरफ यदि हम ध्यान देंगे तो वह एयर मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर है. पहले जहां पर था वहीं पर है. पहले जिस तरह से रैंडम मोशन कर रहा था अभी भी उसी तरह से रैंडम मोशन कर रहा है, अपनी ही जगह पर रहते हुए. एयर मॉलिक्यूल की मूवमेंट पर, एयर मॉलिक्यूल के पोजीशन पर, एयर मॉलिक्यूल के मोशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है. तब फिर हुआ क्या है? हुआ बस यह है कि इस इंस्टेंट पर, यदि हम इस इंस्टेंट पर देखें तो इस इंस्टेंट पर इस जोन में एयर प्रेशर कम हो गया है और इस जोन में एयर प्रेशर बढ़ गया है. इधर एयर मॉलिक्यूल्स कुछ ज्यादा इकट्ठे हो गए, इधर एयर मॉलिक्यूल्स कुछ कम रह गए. और यह जो प्रेशर में डिस्टर्बेंस है, वी आर डिस्टर्बिंग प्रेशर विद इन द ट्यूब, एंड दैट डिस्टर्बेंस इन प्रेशर is traveling along the length of the tube. Disturbance in air pressure is propagating along the length of the tube. मैं इसे लिखता हूं, disturbance in air pressure is traveling along the length of the tube. और इसी को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं. जैसे इधर स्प्रिंग का कोई सा भी पार्टिकल आगे नहीं जा रहा, स्प्रिंग का पार्टिकल तो अपनी जगह पर खड़े रहकर इधर इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मगर उसका जो डिस्टर्बेंस है वह आगे की तरफ बढ़ रहा है. इसी तरह से एयर प्रेशर के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वह आगे की तरफ बढ़ रहा है. इसी को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं. हम जिस रेट से पिस्टन को आगे पीछे कर रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. एक सेकेंड में यदि हमने 10 बार, या लेट अस से 10 बार तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक सेकेंड में यदि हमने 2 बार पिस्टन को आगे पीछे कर दिया, 1 2, इस तरह से हमने 2 बार पिस्टन को आगे पीछे करा एक सेकेंड के अंदर, 1 2, और इस तरह से हम कॉन्स्टेंटली एक सेकेंड में 2 बार इसको आगे पीछे करते हैं. वी यूज टू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज 2 per second or 2 hertz. We used to say that frequency of longitudinal wave, or frequency of to and fro motion is the frequency of longitudinal wave. मैं इस बात को लिखता हूं, frequency of to and fro motion is the frequency of longitudinal wave. अब हम कहते हैं यदि यह फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो, 2 हर्ट्ज हो, 4 हर्ट्ज हो,
5 हर्ट्ज हो या 10 हर्ट्ज हो, इस रेंज में यदि फ्रीक्वेंसी है तो वह सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही कहलाएगी। वह हमें किसी भी तरह से टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वह सेंस नहीं हो पाएगी, वह कानों के द्वारा सेंस नहीं हो पाएगी। बट इफ दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, if this frequency of longitudinal wave, if it becomes in the range of, if it lies in the range of 20 hertz to 20,000 hertz or 20 kilohertz, तो हमें वह फिर सेंस होने लगेगी, हमें वह सुनाई देने लगेगी। हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स would be able to sense in the form of the sound and will call it sound wave, and that is audible frequency range for a normal human being. मैं इस बात को लिखता हूं, for a normal human the audible frequency range is 20 hertz to 20,000 hertz, or you will say 20 hertz to 20 kilohertz. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए दिस इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। व्हाट डू आई मीन? यदि इस पिस्टन को मैं 1 सेकंड में 20 बार इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन दूं, 1 सेकंड में 20 बार या 25 बार या 50 बार या 100 बार, वहां पर जोन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट होने लगे और यह जोन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ट्रैवल करने लगे, तो इस पाइप से, इस ओपन पाइप से मुझको आवाज सुनाई देने लगेगी। वह जो फ्रीक्वेंसी है वह ऑडिबल रेंज में आ गई। दैट इज अपैरेंटली अ साउंड वेव फॉर अस। इन फैक्ट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी, 2 हर्ट्ज होगी, तब भी वह साउंड वेव ही कहलाएगी, मगर वो हमें सेंस नहीं हो पाएगी, हमें सुनाई नहीं देगी। किसी और जानवर को सुनाई देगी, किसी और क्रिएचर को सुनाई देगी। इफ वी टॉक अबाउट अ डॉग और अ कैट, यदि हम कुत्ते या बिल्ली की बातचीत करें, दे हैव गॉट वाइडर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं ये 10 हर्ट्ज से लेकर 50 किलो हर्ट्ज तक सुन लेते हैं। दे हैव गॉट वाइड रेंज of audible frequency. They can sense, they can recognize frequency is starting from 10 hertz up to the frequency of 50 kilohertz, 50,000 hertz. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं अबाउट अ बैट, चमगादड़। चमगादड़ की यदि हम बात करें, डू यू नो दैट बैट डू नॉट हैव आई। चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं, येट इट फ्लाई इन द डार्क विदाउट स्टम्बलिंग, विदाउट हिटिंग एनी ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शंस। कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए, बैट बिना किसी को हिट करे, अंधेरे में, बिना आंखों के, उसकी आंखें नहीं है, वह उड़ता चला जाता है। जनरली वो गुफाओं में रहता है, अंधेरे कोने कोने में रहता है और वहां से वो उड़ता और बिना किसी से टकराए। द प्रिंसिपल ऑफ हिज मोशन और इट्स मोशन इज the sound waves. Bat emit sound waves
वह साउंड वेव्स एमिट करता है, और वह वाली साउंड वेव जो हमें सुनाई भी नहीं देती है. इट एमिट साउंड वेव्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बियॉन्ड 20,000 हर्ट्ज. वह 100 किलो हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स रेडिएट करता है, एमिट करता है. और वो एमिटेड साउंड वेव्स की रिफ्लेक्टेड वेव्स को सेंस करता है, उसे रिकॉग्नाइज करता है, और उन रिफ्लेक्टेड वेव्स को सेंस करके, उन्हें रिकॉग्नाइज करके वह सामने रखे किसी भी ऑब्स्टिकल्स या ऑब्स्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई करता है, और बिना उससे टकराए वह उड़ता चला जाता है, अपनी डायरेक्शन को उसी हिसाब से चेंज करता है. इसी जगह पर मैं टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक. इंफ्रासोनिक wave. A sound wave or a longitudinal wave having frequency less than 20 hertz. Any sound wave or any longitudinal wave having frequency less than 20 hertz is termed as infrasonic wave. यह इंफ्रासोनिक वेव हमें सुनाई नहीं देगी. यह इंफ्रासोनिक वेव कहां होती है, कब होती है? हम कहते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ड्यूरिंग earthquake, there are infrasonic waves generated within the earth crust and they are radiated, जो हमें सुनाई नहीं दे रही है मगर दूसरे जानवरों को सुनाई देती हैं. हम एक बात बता दें, जो सीस्मोग्राफ है, जो सीस्मोमीटर है, और इन जापान दे हैव गॉट लॉट ऑफ सिस्टम इन ऑर्डर टू गिव द अलर्ट फॉर द फोर्थ कमिंग अर्थक्वेक. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जापान में डेली 10 से 20 भूकंप आते हैं. डेली वहां पर अर्थ और जमीन हिलती रहती है. छोटे मोटे अर्थक्वेक तो वहां हमेशा ही चलते रहते हैं. किसी बड़े भूकंप को, किसी बड़े अर्थक्वेक को उसके अलर्ट के लिए, उसको पहले से आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भूकंप आने वाला है, दे हैव गॉट सेवरल डिवाइसेस इंस्टॉल्ड एट वेरियस लोकेशंस. And those devices are based on the principle of sensing infrasonic waves. Infrasonic waves को सेंस करना, वह वेव जो हमें सुनाई नहीं दे रही है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से, 2 हर्ट्ज से, 3 हर्ट्ज से, या 10 हर्ट्ज से, या 5 हर्ट्ज से, जो फ्रीक्वेंसी किसी भी भूकंप के पहले जमीन के अंदर से बाहर आने लगती है, जो हमें सुनाई नहीं दे रही है मगर कई जानवरों को सुनाई देती है. हमें एक बात बता दें, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस तरह की जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, इन्हें इंसान से कहीं ज्यादा पहले जानवर आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वो बड़े शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज दे आर एबल टू हियर दिस साउंड. उन्हें यह बेहद भयानक आवाज के माफिक लगती है. जैसे बादल जब गरजते हैं, और भयानक तरीके से जब बादल गरजते हैं तो हमें सुनाई देते हैं. हमें वो कब सुनाई देते हैं? जब उनके द्वारा एमिटेड फ्रीक्वेंसी 20, 30, 40, 50 या 100 हर्ट्ज के रेंज में आ जाए. जस्ट इमेजिन, बादल बुरी तरह से गरज रहे हो, जमीन के अंदर से बुरी तरह से आवाज आ रही है, मगर वह जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है 10 हर्ट्ज हो. वह 10 हर्ट्ज की जो नॉइस है, वो जो 10 हर्ट्ज की गर्जन है, वो हमें तो नहीं सुनाई देगी, हमें तो पता भी नहीं लगेगी, मगर कुत्ते और बिल्ली को बुरी तरह से खतरनाक आवाज के रूप में सुनाई देती है. और जब वह बुरी तरह से खतरनाक आवाज के रूप में वह उन्हें सुनाई देती है तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, दुबक के बैठ जाते हैं एक जगह पर.
पक्षियों को वो सुनाई देने लगती है। पक्षी जहां होते वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। चींटियों को सुनाई देती है, चमगादड़ों को सुनाई देती है। वो जहां होते हैं दे यूज टू हंट फॉर द सेफ एंड सेफ प्लेस, और वो वहां पर जाकर अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। जनरली नेचुरल कैलामिटीज, ड्यूरिंग सुनामी, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, उस दौरान यह इंफ्रासोनिक वेव्स रेडिएट होती हैं। इनकी बेहद अधिक इंटेंसिटी होती है। ये बिल्कुल भयानक गरजते हुए बादल के समान, यदि हमें सुनाई देती तो कुछ इसी तरह से सुनाई देती, मगर हमें सुनाई नहीं दे रही है। मगर जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि कुत्ते और बिल्लियों को उसी तरह की आवाज सुनाई दे रही है। और इसीलिए जनरली जानवर शांत हो जाते हैं इन इंफ्रासोनिक वेव की हाई इंटेंसिटी की वजह से। और जो पहले, यदि हम इफ वी टॉक अबाउट एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल की यदि हम बात करें, तो उस समय इसी तरीके से साधु महात्मा और जो नॉलेजेबल पर्सन होते थे वह प्रेडिक्ट करते थे कि कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली है। यदि माहौल पूरा शांत हो जाए, प्रकृति पूरी शांत हो जाए, चिड़ियों का चहचहाना बंद हो जाए, पेड़ों का झूमना बंद हो जाए, पत्तियों का हिलना बंद हो जाए और सभी जानवर अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सेफ सिक्योर जगह तलाशने लगे, तो वह बिल्कुल तूफान के पहले की शांति कहलाने लगती है। इसका मतलब कुछ तूफान आने वाला है, क्योंकि उस तूफान को उन जानवरों ने सुन लिया है इंफ्रासोनिक वेव्स के द्वारा। इसी तरह से हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, the sound waves or the longitudinal waves having frequency greater than 20,000 hertz or having frequency greater than 20 kilohertz। यदि साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, इन दैट केस वंस अगेन वह लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वह साउंड वेव हमें सुनाई नहीं देगी, हमारे कानों को वह सेंस नहीं हो पाएगी। Those waves are termed as ultrasonic waves। Once again यह वेव दूसरे जानवरों को सुनाई देती है। If we talk about bat, bat can sense the frequency range of 0.1 hertz to 100 किलोहर्ट्ज। चमगादड़ 0.1 हर्ट्ज से लेकर 100 किलोहर्ट्ज तक सेंस करता है। दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन वेरियस पर्पस। हम इसे सेंस तो नहीं कर सकते हैं, बट वी हैड ऑलरेडी डिजाइंड लॉट ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, लॉट ऑफ सेंसर्स which could sense and recognize this ultrasonic waves। जैसे मैंने बताया जो चमगादड़ है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स रेडिएट करता है और उनकी रिफ्लेक्टेड वेव्स को सुनता है, और उनकी रिफ्लेक्टेड वेव्स को सुनकर वो समझ जाता है कि दीवार कितनी दूरी पर है, किस साइज की है, किस शेप की है, और बिना उससे टकराए वो टर्न भी कर जाता है। समुद्रों में गहराई में जहां सन रेस नहीं पहुंच सकती है, वहां अधिकतर जानवर दे मेक देयर मूवमेंट इन द सेम मैनर, इन द सेम प्रिंसिपल, बाय एमिटिंग दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो मछलियां हैं, व्हेल मछली की बात करें, शार्क मछली की बात करें, दे यूज टू आइडेंटिफाई, दे यूज टू रिकॉग्नाइज देयर प्रे बाय द हेल्प ऑफ दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स रेडिएट करती है, उनसे रिफ्लेक्टेड वेव्स को देखती है। हमने इंसान ने
समुद्र की गहराई नापने के लिए जो डिवाइसेस बनाए हैं, वंस अगेन दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। हम कहते हैं द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरियानास ट्रेंच एंड दैट इज सम 20,000 मीटर डीप, 20,000 मीटर की गहराई में है जो मैक्सिमम गहराई नापी गई है, एंड दैट इज मैरियानास ट्रेंच। अब वो गहराई नापी कैसे? क्या उसके अंदर कोई इंसान गया, इंसान जाके टेप लेकर नाप के आया, या कोई पत्थर फेंका और पत्थर से रस्सी डाल के 20,000 मीटर की रस्सी डाल के उसको नापा होगा? ऐसा तो नहीं। किस तरीके से वह गहराई मेजर करी? साधारण सा तरीका है, वी सेंड अल्ट्रासोनिक वेव्स डायरेक्टली इन द बॉटम ऑफ द सी। किसी भी समुद्र के किसी भी पॉइंट पर जाकर हम अल्ट्रासोनिक वेव नीचे छोड़ते हैं, एक अल्ट्रासोनिक वेव पल्स छोड़ते हैं। वह अल्ट्रासोनिक वेव पल्स गहराई में ट्रेवल करती चली जाती है। गहराई में ट्रेवल करते हुए वह जो सतह है उससे टकराकर लौटती है, और जब वह टकराकर लौटती है तो हम उस रिफ्लेक्टेड वेव को फिर सेंस करते हैं। हम वेव को सेंड जब करा और उसको रिसीव जब करा, इस दरमियान जो टाइम पीरियड है, जो टाइम इंटरवल है, उसे मेजर करते हैं, और उस टाइम इंटरवल को मेजर करके वी यूज टू एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ द सी बेड। हम समुद्र की गहराई इसी तरह से नापते हैं। जो सबमरीन से दे यूज टू मेक देयर मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो सबमरीन से सामने कोई भाई सबमरीन्स भी उस जगह पर पानी के अंदर फ्लोट कर रही है जहां कोई सनलाइट तो है नहीं। सनलाइट यदि वहां तक पहुंच सकती होती तो शायद देख सकते होते कि सामने कोई चट्टान है या नहीं है, क्या है। जब सनलाइट है नहीं तो विजन वाला प्रिंसिपल तो फेल हो गया। वंस अगेन नाउ दे यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स। सबमरीन चारों तरफ अल्ट्रासोनिक वेव्स रेडिएट करती है, एटलीस्ट उस डायरेक्शन में जरूर रेडिएट करती है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। यदि अल्ट्रासोनिक वेव किसी सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो अल्ट्रासोनिक वेव उससे टकराएगी और लौटेगी, तो रिफ्लेक्टेड वेव सेंस हो जाएगी। यदि रिफ्लेक्टेड वेव सेंस हो रही है, इसका मतलब सामने कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है, डायरेक्शन चेंज करो। सो यूजिंग दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो सबमरीन से वह अपना मूवमेंट करती है, हम मेडिकल डायग्नोसिस में, डिसीज के डायग्नोसिस में इन अल्ट्रासोनिक वेव्स, दे आर अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी होती है। वी हैव गॉट अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी मशीन। लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए द बेसिक प्रिंसिपल इज वी यूज अ सोनोग्राफी मशीन, और उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट की जाती है, वह अल्ट्रासोनिक साउंड सेंड की जाती है और उसकी रिफ्लेक्टेड साउंड देखी जाती है। उसी आधार पर हम प्रेगनेंसी का टेस्टिंग करते हैं। फीटस की जो स्टेटस है, एक गर्भवती महिला जो है, प्रेग्नेंट लेडी जो है, उसके पेट के अंदर जो फीटस है उसकी क्या पोजीशन है, वेदर इट्स हेल्दी और नॉट, दैट इज जनरली डायग्नाइज्ड यूजिंग दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स। हम भले ही इन्हें सुन नहीं सकते, हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, कानों के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते, मगर हम इन इंफ्रासोनिक वेव्स का, इन अल्ट्रासोनिक वेव्स का हमारे डे टू डे लाइफ में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट यह चैप्टर सिर्फ इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे जो हम साइंस और टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी जो डेवलप करना चाहते हैं, उसमें जो रिसर्च करना चाहते हैं, उन डेवलपमेंट में, उन रिसर्च वर्क में साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्ले अ वाइटल रोल, अ सिग्निफिकेंट रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस तरह से हमने कहा ट्रांसवर्स वेव वो पूरे कम्युनिकेशन प्रिंसिपल में, पूरे कम्युनिकेशन वर्ल्ड में हर जगह पर ट्रांसवर्स वेव का रोल है, इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी
ढेर सारा रोल होता है। दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग टू लर्न देयर कंसेप्ट एंड इट्स मैंडेटरी टू लर्न देयर कंसेप्ट। अब देखिए, हम कहते हैं इस ओपन ट्यूब में यदि यह पिस्टन स्टेशनरी है, लेट अस से द प्रेशर विद इन द ट्यूब इज P naught. The pressure within the tube is P naught. While in this tube, जब हम इस पिस्टन को इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन देने लगे, वहां पर जोन ऑफ कंप्रेशन और जोन ऑफ रेयरफेक्शन जनरेट करने लगे, तो किसी जगह पर प्रेशर P नॉट से ज्यादा होगा और किसी जगह पर प्रेशर P नॉट से कम होगा। यदि मैं बात लिखूं तो यह जो जोन ऑफ कंप्रेशन लिखा है, इधर जो प्रेशर P होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन P नॉट, और यह जो जोन ऑफ रेयरफेक्शन है, इस जोन ऑफ रेयरफेक्शन में जो प्रेशर P होगा दैट वुड बी लेस देन P नॉट। इस तरह से हम इस पिस्टन को आगे पीछे करते समय जोन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट कर रहे हैं, वहां पर हम प्रेशर डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसी जगह पर हम प्रेशर P नॉट से बढ़ा दे रहे हैं, किसी जगह पर हम प्रेशर P नॉट से कम कर दे रहे हैं। हम कहते हैं दिस प्रेशर P माइनस P नॉट, this can be denoted by del P. P is pressure at any point at any instant. P is pressure at any point at any instant. P naught is ambient pressure. P minus P naught, this is the disturbance in pressure. This is pressure disturbance. Pressure disturbance at any point at any time. किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर यह प्रेशर डिस्टर्बेंस है। यह जो प्रेशर डिस्टर्बेंस है, जिसे हमने डेल पी कहा, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। It's greater than minus of del P naught and it's less than plus del P naught. This del P naught is maximum pressure variation. Del P naught is maximum pressure variation. तो P minus P naught, इसकी जो एक लिमिटिंग वैल्यू होगी वह माइनस ऑफ डेल P naught and another limiting value is plus del P naught. So this del P would lie anywhere in the range of minus del P naught to P naught, to plus del P naught. कहने का मतलब कहीं बीच में, इधर कहीं बीच में इस जगह पर मैक्सिमम प्रेशर होएगा। मैक्सिमम प्रेशर होने की वजह से इधर जो प्रेशर वेरिएशन है वह प्लस डेल P naught होएगा, और ये जो कंप्रेशन जोन के ठीक बीच में, कंप्रेशन जोन के ठीक बीच में मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन, और रेयरफेक्शन जोन के ठीक बीच में, रेयरफेक्शन जोन के ठीक बीच में बात करें तो वहां पर डेल P होएगा माइनस ऑफ डेल P नॉट। वहां पर वंस अगेन मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन बट ऑन नेगेटिव साइड। इस जगह पर प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम है बट नेगेटिव, इस जगह पर प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम है बट पॉजिटिव। इस तरीके से वहां पर प्रेशर का वेरिएशन होगा। एंड दिस प्रेशर वेरिएशन फॉर एनी साउंड वेव, किसी भी साउंड वेव के लिए दिस प्रेशर वेरिएशन इज गिवन बाय del P is equal to del P naught sin of omega into t minus x by v. In this manner,
the pressure is disturbed, it's disturbed and it travels according to transverse propagating wave. मैं इसे दोबारा समझाऊंगा, पहले यहां तक की चीज नोट डाउन कर लीजिए. लेट्स टेक ब्रेक ऑफ 1 मिनट और फिर मैं इसे दोबारा समझा रहा हूं. प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए.